नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 के प्रायिकता से संबंधित 4th लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 3rd लेक्चर में हमने सह प्रतिबंधित प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन किया, उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन लिए थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, प्रायिकता गुणन नियम देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रायिकता गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने देखा अभी तक, घटना ए की घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है प्रतिबंधित प्रायिकता का सूत्र पी ए बटा बी क्या है अपने पास, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा पी बी के घटित होने की प्रायिकता। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए बी लिख सकते हैं, इसको पी ए बी लिख सकते हैं, और बटा में पी बी पड़ा है। अर्थात ये यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है पी ए बटा बी बराबर पी ए बी बटा पी बी। अब इस पी बी को इधर ले जाते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, पी ए बी को अकेला रखते हैं, तो पी ए बी बराबर क्या हो गया, पी बी पी ए बाई बी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर बी के घटित होने की प्रायिकता और ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। ये समीकरण नंबर 1 हमने नाम दे दिया। अब पुनः b बाई ए की सह प्रतिबंधित प्रायिकता निकाले हम, यानी b के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटना घटित हो चुकी है, बराबर क्या आएगा, इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा ए के घटित होने की प्रायिकता। और पी बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी या ए बी या बी ए लिखा जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन है वो क्रम विनिमय नियम को होल्ड करता है। तो पी बी ए और बटा में पी ए पड़ा है, इसको पी ए बी भी कर सकते हैं और बटा में पी ए। अब ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, पी ए को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए हो गया, पी बी बाई ए। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण को अगर हम कंबाइंड रूप से लिखें तो क्या आएगा, पी ए बी या ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है। अर्थात ए के घटित होने का बी पर प्रभाव पड़ता है, कंडीशनल, तभी सह प्रतिबंधित कहा जाता है। और बी बराबर बी के घटित होने की प्रायिकता गुणा ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है। तो पी ए बी को कैसे भी लिखा जा सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। यही प्रायिकता का क्या है, गुणन नियम है, मल्टीप्लिकेशन लॉ है, दो घटना से संबंधित। तो दो घटना से संबंधित प्रायिकता गुणन नियम कैसे लिखा जा सकता है, पी ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर पी ए के घटित होने की प्रायिकता और पी बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी बी इंटू पी ए बाई बी, जो घटित हो चुकी है वो नीचे आ जाएगी। अब 3 घटनाओं के संदर्भ में भी इसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है, पी ए तथा बी तथा सी, यानी इन तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या हो गया, ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है, एवं गुणा इसके गुणा में आएगा सी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए तथा बी दोनों घटित हो चुकी है। 3 से रिलेटेड भी नियम हम लिख सकते हैं। तो ये है प्रायिकता गुणन नियम। अब इससे संबंधित 2 एग्जाम्पल है, वो इसके साथ में ले लेते हैं, हम देखते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक थैले में 10 सफ़ेद, कितनी है, 10 सफ़ेद और 15 काली गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, 2 गेंद निकाली जाती है एक के बाद एक, और पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी दूसरी निकालते तो पहली वापस नहीं रखी जाती। तब पहली गेंद के सफ़ेद, तो पहली गेंद के तो सफ़ेद और दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो पहली गेंद के सफ़ेद और दूसरे के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने इसको समझने के लिए एक बैग थैला ये बना दिया है, इसमें 10 सफ़ेद और 15 काली गेंद अर्थात 25 बॉल्स है इस थैले में। अब पहले हमें सफ़ेद निकालनी है,
ठीक है। और सफ़ेद निकालने के बाद वापस नहीं रखनी, फिर दूसरी काली, इसकी प्रायिकता पूछिए। तो ये सह प्रतिबंधित इस पर निर्भर करेगी, क्योंकि टोटल बॉल 25 है, एक निकल जाएगी तो 24 रहेगी। तो आगे की जो बॉल आएगी उसकी प्रायिकता पहले वाली पे निर्भर कर जाएगी। तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है। तो W1 क्या है? पहली सफ़ेद गेंद निकालने की घटना। और B2 क्या है? दूसरी काली गेंद निकालने की घटना। B2 क्या मान लिया हमने? दूसरी काली गेंद निकालने की घटना। तो प्रतिस्थापन यहाँ पर नहीं किया जाता अभीष्ट प्रायिकता या प्रायिकता गुण नियम से। तो पहली बॉल काली निकालने की प्रायिकता तथा पहली सफ़ेद और दूसरी काली निकालने की प्रायिकता बराबर पहली सफ़ेद निकलने की प्रायिकता गुणा दूसरी की काली निकलने की प्रायिकता, जबकि पहली काली निकल चुकी है, इसका प्रभाव पड़ेगा निकल चुकी है, कंडीशनल। इसको ध्यान से देखिए। तो पहले की सफ़ेद आने की प्रायिकता, तो हाथ तो थैले में 25 में जाएगा, लेकिन 10 में से यानी 25 गेंद तो 25 है ना थैले में, तो उसमें हाथ डालेंगे तो जाना 10 में चाहिए, तभी तो वाइट बॉल आएगी। तो 10 अनुकूल अवसर हो गए, 10/25, टोटल 25 है ही। अब गुणा, अब ब्लैक बॉल निकलने की प्रायिकता जबकि वाइट निकल चुकी है। अब टोटल बॉल कितनी लगी? 25, और अपने ब्लैक बॉल कितनी है? 15, तो ऊपर है 15, तो नीचे आएगा ये 24, ये ध्यान रखना। तो ये 10/25 गुणा 15/24, इनको सरल कर लेते हैं हम। ये 5-5 के पहाड़े से ये 5 बार, ये 3 बार कट जाएगा, और इसका 2 बार भाग इसमें चला जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 का भाग 24 में 4 बार जाएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रायिकता गुणन नियम भली भांति आपको समझना है। पहली बॉल सफ़ेद तथा दूसरी के काली निकलने की प्रायिकता, तथा मतलब दोनों बॉल निकाले दो, पहली सफ़ेद, तो पहली सफ़ेद होने की प्रायिकता और दूसरी काली के होने की प्रायिकता, जबकि पहली सफ़ेद निकल चुकी है, कंडीशनल हो गई। तो ये प्रायिकता गुणन नियम अप्लाई होगा। ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है कि इसमें प्रायिकता गुणन नियम कैसे लगाए। अब अगला सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं, और वो भी बिना प्रतिस्थापना किए। तो ध्यान देना, अगली घटना का घटित होने का प्रभाव यानी पिछली घटना के कारण उस पर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन नहीं किया गया, स्वतंत्र नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। तो पहले 2 पत्ते बादशाह और तीसरे के बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 पत्तों, एक बार पुनः पढ़ते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने निकाले जाते हैं? 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापना किए वापस डालें। पहले 2 पत्ते के बादशाह तथा तीसरे के बेगम होने की प्रायिकता। तो इसको हम सीधा कर सकते हैं आराम से, और ये लिख सकते हैं आप, ये बादशाह होने की घटना आ रही है, सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। तो हमने इसको शॉर्टकट में सीधा लिख दिया है। पहले के बादशाह तथा दूसरे के बादशाह और तीसरे पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता बराबर पहले के बादशाह होने की प्रायिकता और दूसरे के बादशाह होने की प्रायिकता, जबकि पहला बादशाह निकल चुका है, और तीसरे पत्ते का बेगम Q3 बेगम होने की प्रायिकता बटा पहले दोनों बादशाह निकल चुके हैं। तो अब बताइए, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52, और बादशाह के अनुकूल अवसर कितने हैं? 4। अब एक बादशाह निकल चुका है तो बादशाह 3 रहे, और कुल पत्ते एक वापस नहीं डाला गया, तो कुल पत्ते 51 है। तो अब यहाँ पे 2 पत्ते निकल चुके हैं तो कुल पत्ते 50 हो गए, लेकिन बेगम तो 4 ही है ना 50 में, तो 4/50। तो इसको सरल कर लेते हैं ये प्रायिकता गुणन नियम से। तो 2/55 25, 5525 इसका आंसर होगा। तो ये है प्रायिकता गुणन नियम, अर्थात प्रतिस्थापना नहीं की गई है तो प्रायिकता गुणन नियम से संबंधित प्रश्न होगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है और उससे संबंधित क्या सूत्र फॉर्मूला है। यदि ए तथा बी 2 घटनाएं इस प्रकार की हैं कि एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर न पड़े, यानी एक के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर न पड़े, तब वे स्वतंत्र घटनाएं हैं। जैसे 2 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो एक के पास या फेल होने का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़ता, दूसरे के पास या फेल होने पर नहीं पड़ेगा ना, दोनों साथ साथ पास भी हो सकते हैं, दोनों साथ साथ फेल हो सकते हैं, तब ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। अर्थात स्वतंत्र घटना में क्या होता है, पी ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
वो पी ए के बराबर ही होगी। यहाँ पे नीचे वाली पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार पी बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ए घटित हो चुकी है तो ए की घटित हो चुकने का बी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो पी बी के बराबर होगी स्वतंत्र घटना की स्थिति में। यहाँ पे पी ए 0 नहीं है। तो इस स्थिति में जो अपना प्रायिकता गुणन नियम है वह क्या बनेगा, इसको देखना अपने को। प्रायिकता गुणन नियम पी ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता, जिसको पी ए बी भी लिखते हैं हम, बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ए घटित हो चुकी है। अब स्वतंत्र घटना में तो बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुकी है, अर्थात ए के घटित हो चुकने का प्रभाव नहीं पड़ता बी पर, तो ये बराबर पी बी के होता है। इसका मतलब इस स्थिति में पी ए बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। तो ध्यान देना, दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए बी की प्रायिकता क्या होगी, पी ए पी बी होगी। यह होगा इस स्थिति में प्रायिकता गुणन नियम यह होगा। तो प्रायिकता, ये स्वतंत्र घटना से संबंधित प्रायिकता गुणन नियम क्या हुआ, पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा। अर्थात स्वतंत्र घटना की स्थिति में पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, अर्थात पी ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता बराबर पी ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा पी बी के घटित होने की प्रायिकता। अब यदि बी और सी भी स्वतंत्र है तो ये पी बी इंटू पी सी हो जाएगा, और ए और सी भी स्वतंत्र है तो पी ए सी बराबर पी ए इंटू पी सी हो जाएगा। और तीनों ए बी तथा सी स्वतंत्र है तो तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बराबर ए के घटित होने की प्रायिकता गुणा बी के घटित होने की प्रायिकता गुणा सी के घटित होने की प्रायिकता। तो ये स्वतंत्र घटना से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखना है। तो फॉर्मूले आते जाएंगे, अपने को उस पर आधारित प्रश्न करने हैं, ये ध्यान से देखना है। तो ये स्वतंत्र घटना से रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें यदि किसी प्रश्न में ऐसे पूछे कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, तब हमें ये चेक करना है कि पी ए बी बराबर पी ए इंटू पी बी है क्या। यदि यह सत्य है तब तो वह स्वतंत्र घटनाएं हैं, अन्यथा नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि ये कह रहा है घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार है कि पी ए की प्रायिकता 1/2 है और पी बी की प्रायिकता कितनी है, 7/12, तथा पी ए नहीं, ध्यान से देखना, ए नहीं या लगाया है, बी नहीं बराबर 1/4, तब क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या, ये बताना है अपने को इस क्वेश्चन में। तो दिया गया है ए की घटित होने की प्रायिकता 1/2, बी की घटित होने की प्रायिकता 7/12। ए नहीं यानी ए के बाहर लगाना है, या का मतलब यूनियन होता है, और तथा या और हिंदी में और है उसका, या को इंग्लिश में और ओ आर कहते हैं, और तथा को एंड कहते हैं और हिंदी में और कहते हैं। तो हम और नहीं बोलेंगे उस तथा को, ये आपकी तथा को हिंदी में और नहीं बोलेंगे, हम उसको एंड बोलेंगे और तथा बोलेंगे। इसको या और इंग्लिश में और कहते हैं, ध्यान देना। तो या में यूनियन आएगा और बी नहीं यानी बी का बार बराबर 1/4 अपने को दिया हुआ है। तो इसमें हम द मॉर्गन नियम आपको बताया था। तो द मॉर्गन नियम में क्या करते हैं, यूनियन का इंटरसेक्शन बना देना है और पूरे के बार लगा देना है, ये द मॉर्गन नियम है, ध्यान देना। तो द मॉर्गन नियम यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब हमें पता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी के घटित होने की प्रायिकता प्लस ए इंटरसेक्शन बी के नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1 है। तो ये निकालना है, तो ये 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बराबर 1/4 है ही। अब जिसको ज्ञात करना उसको अकेला रखना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब हमें इस प्रश्न में क्या बताना है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या। तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए हम क्या देखेंगे कि पी ए बी, या जिसको पी ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है क्या। तो क्या पी ए जो 1/2 है और पी बी इनका गुणा, ये पी बी 7/2 इनका गुणा करते हैं तो वो 14, ये 7/24 आएगा, वो 3/4 के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये स्वतंत्र घटनाएं यहाँ पे नहीं होगी, इसको आप देख सकते हैं आराम से। स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, या पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, एक ही बात है।
तो हम देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी या पी ए बी, तो 3/4 निकाला है, और पी ए इंटू पी बी 1/2 इंटू 7/12, तो 7/24 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है? क्या नहीं है। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इस स्थिति में ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक न्याय सिक्के को न्याय सिक्का या फेयर कॉइन कहा जाता है, क्योंकि उसमें चित्त और पट दो संभावना होती है और वह किसी के भी पक्ष में नहीं आता, इसलिए इसको न्याय सिक्का बोला जाता है, ये ध्यान रखना। और एक अनबिनत पासे अनबिनत को मतलब अनबाइस्ड कहा जाता है, यानी पासा नॉर्मल पासे में 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। ऐसे नहीं है किसी, यानी किन्हीं दो फलक पर एक एक 2 बार लिख दिया गया, वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनबिनत। यानी नॉर्मल जो पासा है आपका 1 2 3 4 5 6 जिस पे लिखे गए हैं, तो अनबिनत बोलते हैं, उसको ध्यान रखना। अनबाइस्ड बोलते हैं। तो एक न्याय सिक्के और एक अनबिनत पासे को उछाला गया। माना घटना ए क्या है? सिक्के पर चित्त प्रकट होना। सिक्के पर क्या प्रकट होना? चित्त। और घटना बी क्या है? पासे पर अंक 3 प्रकट होना को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, ये निरीक्षण करना है। तो हल में चलते हैं। एक न्याय सिक्के, 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए जिसमें एच और टी है, हेड और टेल, और एक अनभिन्नत पासे जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, को एक साथ उछालने पर संबंधित प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। तो ये एस बराबर क्या होगी? एच हेड के साथ 1 आ सकता है, H1 एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, 5 और 6 तक आ सकता है। इसी प्रकार T1 T2 T3 T5 T6 तक आ सकता है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि होगी। इसमें टोटल कितनी घटनाएं होगी? एच के लिए 6 और टी के लिए भी 6, तो 12 हो गई। अब ए क्या उसमें लिखा हुआ है, तो इसको बार बार यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर क्या है? चित्त, हेड प्रकट होना। तो एच है, तो एच इस कंडीशन में आ रहा है, तो ये सारी आ जाएगी H1 से लेके H6 तक आ जाएगी। और बी क्या कर रखा है प्रश्न में? पासे पर 3 प्रकट होना। पासे पर कितना प्रकट होना? 3 प्रकट होना। तो 3 किस कंडीशन में प्रकट हो रहा है? देखो एच के साथ में भी 3 आ रहा है, टी के साथ में भी 3 आ रहा है। अब हमें देखना है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं कैसे बताते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी है क्या, ये देखते हैं। अब देखते हैं क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है क्या। तो इसमें हेड यानी चित्त भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो एच और 3 इन दोनों में कॉमन देखना अपने को, H3 कॉमन है। अब ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई? ए के घटित होने की, ए में कितने? 6, और टोटल इन एस में से ही तो है 12 में से 6/12। तो बी के घटित होने की प्रायिकता 2/12, और ए तथा बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता कितनी है? ये एक ही तो है, 1/12। अब क्या इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है क्या, ये देखते हैं। तो पी ए इंटू पी बी करते हैं। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए क्या हो गया? एक तरह से 1/2 ही तो हो गया, और पी बी क्या हो गया? 1/6। इनको गुणा करते हैं तो 1/12, अर्थात ये इसके बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी। अतः ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए तथा बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 सिंपल से ही हैं, इन पर आधारित है, 10 पर आधारित है, तो इनको आप कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को। और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर और हल लिख के ज़रूर बताएं, और किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो है कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। ये दोनों एग्जाम्पल सिंपल से हैं, इनको आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के घटित होने की प्रायिकता 1/2, और ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, यूनियन दिया हुआ ए या बी के घटित होने की प्रायिकता 3/5, तथा बी के घटित होने की प्रायिकता आर दी हुई आर। तब आर का मान ज्ञात कीजिए यदि, अर्थात इन दो परिस्थितियों में आर का मान ज्ञात करना है। घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जीय। परस्पर अपवर्जीय किसे कहते हैं? ए तथा बी एक साथ घटित न हो गई। ए घटित हो तब बी घटित ना हो, बी घटित हो तब ए घटित ना हो। और दूसरा, ये घटनाएं स्वतंत्र है, अर्थात साथ साथ भी घटित हो सकती है। तो दिया गया है पी ए की प्रायिकता 1/2 और ए या बी की प्रायिकता 3/5 और पी बी की प्रायिकता कितनी है? आर है। नंबर 1, जब ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अर्थात वह दोनों
ये दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती, अर्थात इन दोनों की एक साथ घटित होनी, यानी इनमें कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन क्या है, एक जैसा कुछ नहीं है, फाई रिक्त है, रिक्त रिक्त, अर्थात इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 0 फाई, इसका मतलब ना ये एम्प्टी हो गया, एम्प्टी खाली रिक्त समुच्चय, तो ये 0 हो गई। अब ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, इस कंडीशन में सूत्र क्या बनेगा, ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस बी के घटित होने की प्रायिकता। अब ए या बी का मान तो अपने को 3/5 दे रखा है, ये 3/5 यहाँ से रख लिया। ए के घटित होने की प्रायिकता अपने को 1/2 दे रखी है, और पी बी का मान अपने को r दे रखा है। तो जिसको ज्ञात करना है उसको अकेला रखते हैं, गणित का सिंपल सा रूल है, तो इसको इधर भेज देते हैं, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये 6 माइनस 5 हो जाएगा बटा 10, तो 1/10 आएगा। तो पी बी अर्थात आर का मान अपने पास क्या आएगा, पी बी अर्थात आर बराबर क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में जब दोनों घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, अर्थात इस स्थिति में पी इंटरसेक्शन बी क्या होता है अपने पास, पी ए इंटू पी बी होता है। अब पी ए का मान कितना दे रखा है, 1/2, और पी बी का मान आर है, तो ये r/2 हो गया। इस कंडीशन में पी ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी 3/5 हो गया, पी ए 1/2 है, पी बी आर है, माइनस ये r/2 है। अब r में से r/2 गया, r में से आधा चला गया इसका, तो आधा बच गया ना r/2, और इसको हमने घटाया 3/5 में से 1/2 को घटाया, तो अपने पास 1/10 आया ना, तो इधर 1/10 रख लेते हैं, इधर r/2, तो r का मान आ जाएगा अपने पास 2/10 अर्थात 1/5। तो इस कंडीशन में b की घटित होने की प्रायिकता होगी 1/5, r बराबर b दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा 13वां, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कर रखा है, 3 सिक्कों को उछाला गया, एक साथ उछाला गया भाई, 3 सिक्कों को उछाला गया, माना ए घटना क्या दे रखी है, 3 चित या 3 पट है, ए क्या दे रखी है, 3 चित या 3 पट, और बी कम से कम 2 चित। अब कम से कम 2 चित में 3 चित तक भी आ सकते हैं, ध्यान देना इसको। सवाल ये आपको आंसर क्वेश्चन का ही देना होता है, इसलिए इसको गंभीरतापूर्वक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो बी घटना क्या है दे रखी है, कम से कम 2 चित प्राप्त होना, तथा घटना सी क्या है, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित है प्राप्त होने को निरूपित करता है। ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्मों ए और बी और ए और सी तथा बी सी में से कौन से स्वतंत्र हैं और कौन से युग्म आश्रित घटनाएं हैं। स्वतंत्र नहीं हुई तो आश्रित हो जाएगी। अब ए और बी स्वतंत्र कब होगी, जब पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी हो, तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा अपने को, ए और बी, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र कब होगी, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी हो। ए और सी स्वतंत्र कब होगी, पी ए इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए पी सी हो। और बी और सी स्वतंत्र कब होगी, जब पी बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी बी पी सी हो, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड देखते हैं 3 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी बताइए। तो 3 सिक्कों को उछालने से प्रतिदर्श समष्टि क्या है, पहले सिक्के पे भी एच आ जाए, दूसरे पे एच एच एच, फिर एच एच टी आ जाए, तो इस टी को घुमाना है, बीच में भी आ सकता है टी और यहाँ पे भी आ सकता है सिरे पे, तो एक टी से संबंधित 3 हो गई। अब 2 बार टी आ सकता है, तो इसको एच को घुमाना है, बीच में ले आते हैं और सिरे पे ले आते हैं, तो इस 2 टी से रिलेटेड भी 3 हो गई और एक तीनों ही टी आ गए, ध्यान देना है। तो नंबर ऑफ एस, इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं और सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 2 की घात 3 8 हो जाएंगी ये घटना। अब एक क्या दे रखा है, 3 चित या 3 पट है, तो 3 चित कौन से में है, एच 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 में, और 3 पट कौन से में, ये कम से कम 2 चित है। तो कम से कम 2 चित, 2 चित तो होने ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 चित हो सकते हैं। तो मैंने आपको लड्डू वाला एग्जाम्पल बताया था ना, एक प्लेट में 3 लड्डू रखे और आपको कहा जाए कम से कम 2 लड्डू खाने हैं, तो 2 तो खाने ही पड़ेंगे, आप 3 खा सकते हैं, खुश हो सकते हैं उसमें। एच एच टी एच और टी एच एच और एच 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 आ जाएगा। अगला सी क्या, अधिकतम 2 चित,
तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। प्लेट में 3 लड्डू रखे हैं और आपको कहे 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो 2 ही अपर लिमिट 2 है। तो इसमें क्या आएंगे, अधिकतम 2 चित है तो 1 चित वाली भी आ जाएगी, तो 1 चित की तीनों आ गई, और 2 चित की भी तीनों आ जाएगी, और 1 भी चित नहीं है वह भी आएगी, यानी पट 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 भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, न खाएं यानी 2 लड्डू आपको अधिकतम खाने हैं तो उसमें आप न खाएं, अर्थात तो एच 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 यानी ये वाली घटना है वो नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो टी 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 ये आएगी, 0 लड्डू यानी 0 एच हो गया ना इसमें, तो ये सी हो गया। अब हम इनकी जांच करते हैं क्या ये स्वतंत्र है क्या। नंबर 1 युग्म ए बी की जांच करते हैं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो ए और बी में क्या कॉमन है, एच 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 कॉमन है, उसमें कम से कम 2 चित है बी में, और ए में क्या है 3 चित या पट है, तो एच 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 कॉमन आ गया इसमें। तो ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता ये 1 है, और टोटल 8 में से है तो 1/8। अब ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई, ए में कितनी घटनाएं हैं 2, तो 2/8, और बी के घटित होने की प्रायिकता बी में कितनी है 4 है ना, बी में 4 हैं, तो 4/8 है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, तो ये 1/8 बराबर 2/8 इंटू 4/8 है। तो ये बराबर है क्या, देखो ये 8 से 8 कट जाता है तो 1/8 1/8 के बराबर हो गया, जो कि सही है। अतः युग्म ए बी स्वतंत्र घटनाओं को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार हम बी सी की जांच कर सकते हैं और ए सी की जांच कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आगे आप कर सकते हैं, सरल सा आसान सा प्रश्न। आपको प्रतिदय समष्टि लिखनी है और तीनों घटनाओं से संबंधित प्रायिकताओं का समुच्चय लिखना है, और उसके बाद में आगे की मैथमेटिकल प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं 15 और 16। एग्जाम्पल नंबर 15, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबद्ध ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या याद रखा है स्वतंत्र घटनाएं, तो सिद्ध कीजिए ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए बार और बी स्वतंत्र घटनाएं, ये सिद्ध करना है। दूसरा ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, और तीसरा ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं, ये अपने को सिद्ध करना है। तो हल में दिया गया है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यादृच्छिक रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी। दिया गया ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी ए बी पी। अब हमें सिद्ध करना, देखिए ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसके लिए क्या सिद्ध करना होगा आप सोचिए, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बार इंटू पी बी, ये सिद्ध करना होगा। तो शुरू करते हैं, इसको सिद्ध करना है अपने को ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात ये सिद्ध करना है पी ए बार इंटरसेक्शन बी, जिसे पी ए बार बी भी लिखा जा सकता है, बराबर पी ए बार इंटू पी बी होगा। अब अपने को ये वेन आरेख से स्पष्ट है, ये वेन आरेख है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या स्पष्ट है पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस वेन आरेख को देखते हैं ध्यान से। वेन आरेख से स्पष्ट है ए बार इंटरसेक्शन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और तथा इन दोनों का यूनियन बी है, इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर बी है। तो इस वेन आरेख को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो ये है यूनिवर्सल समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय वेन आरेख में। ये रेक्टेंगल टाइप का है, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और ये ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी। अब चूंकि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, इसलिए साथ में भी घटित हो सकती है, तो कुछ कॉमन पोर्शन भी होगा इनका। कॉमन पोर्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी है, वह क्या है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपको अपने को सिद्ध करना है ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको ए बार लेना होगा। ए बार कैसे आएगा, ए बार मतलब यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट होता है, ए बार यानी ए का कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इस पूरे में से ए को निकाल दिया, इस ए को निकाल दिया, इस पूरे सेट है यूनिवर्सल में से इस ए को निकाल दिया। तो इस ए को निकाल दिया, तो ये जो छायांकित है ना आपको,
ये ब्लू कलर वाला छायांकित पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका किसको व्यक्त करता है? ये पूरा यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ए को छोड़ते हुए ये जो पूरा बी को भी कवर अप करते हुए यहाँ तक छोड़ना है ए को, तो ये पूरा ए बार है, अर्थात यूनिवर्सल में से ए को निकाल दिया। अब ये जो पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, इस ए बार का बी के साथ कॉमन लेना है, यानी ये बी पोर्शन है, बी इस ए बार का बी के साथ कॉमन लेना है, तो ये वाला आएगा, इतना कॉमन पोर्शन आएगा। ध्यान से देखिए, ये कॉमन पोर्शन आएगा। तो इसका डायग्राम हमने ये भी बना रखा है इस टाइप से, देखो ये समझाने के लिए इधर। तो ये इतना पोर्शन आएगा और ये ए इंटरसेक्शन बी ऐसे है ही। तो इन दोनों को यूनियन लेते हैं, तो यूनियन का मतलब एक साथ, तो ये पूरा बी नहीं आ गए क्या? ये पूरा बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन यूनियन ए बार यानी ये ग्रीन वाला पूरा, ये वाला बी, ठीक है। इसका बी के साथ कॉमन लेते हैं, बी के साथ, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। और इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो पूरा, देखो इसका और इसका यूनियन लेते हैं तो कंप्लीट बी आ गया ना, तो ये बी लिखा हुआ है। तो ये वेना रेखा आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये दोनों परस्पर अपर्जी, देखो ये ए इंटरसेक्शन बी और ये वाले, ये दोनों, इन दोनों में कॉमन है क्या? कुछ है, एक तो ये पोर्शन और एक ये, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो ये दोनों परस्पर अपर्जी हैं। तो इन दोनों का यूनियन बी नहीं है क्या? ये पूरा बी बन रहा है। और इसको आप पूरे को ए मान लीजिए, एक बार सपोज कीजिए इसको ए मान लेते हैं और इस पूरे को बी मानते हैं, तो परस्पर अपर्जी घटनाओं में क्या होता है? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। तो ये वेना रेखा आपके समझ में आ गया, ध्यान से देखना इसको। तो ए बार इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? बी होगा। तो कोई भी दो घटनाएं बराबर है तो उनके घटित होने की प्रायिकता भी बराबर होगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी होगा। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये परस्पर अपर्जी है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो परस्पर अपर्जी घटनाओं में क्या होता है? इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता, क्योंकि परस्पर अपर्जी में पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। अब हमें ये स्वतंत्र देखना है, तो इसको अकेला रख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, पी बी को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको अकेला रख देते हैं, ये इधर चला जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, उसको क्या लिखा जा सकता है? पी ए पी बी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, पी बी कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस पी ए हो जाएगा, 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए क्या लिख सकते हैं? पी ए बार ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो पी ए बार यहाँ पे लिख दिया, अरे पी बी। इसको पी ए बार इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं? पी ए बार बी बराबर पी ए बार पी बी हो गया। तो अर्थात ये दोनों भी क्या है? ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान से देखना है, और ये एज ए फॉर्मूले भी हो गए और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला लेते हैं नंबर 2। इसका सिद्ध करना है कि ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए बी बार, जिसको ये भी लिखा जा सकता है बराबर होना चाहिए पी ए पी बी बार। तो वेन आरेख से स्पष्ट है, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर वेन आरेख से देख लेंगे। वेन आरेख से स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी बार, तो बी बार है तो ए का बी बार के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तथा ए इंटरसेक्शन बी। पीछे वाले क्वेश्चन में ए बार था तो ए बार लिया था, ध्यान देना है। यहाँ पे बी बार लेना है आपको, क्या लेना है? बी बार, तथा ए इंटरसेक्शन बी परस्पर अपर्जी घटनाएं हैं और इन दोनों का यूनियन ए होगा। ध्यान देना, बी पे बार है तब ए होगा, वहाँ पे ए पे बार था तब बी हो रहा है। थोड़ा याद भी रख सकते हैं आप इसको, समझ में आने के बाद में किसी चीज़ को याद करना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। जिसका मेमोरी पावर शार्प होगा वही कंपटीशन में इन चीज़ों में बहुत आगे होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बार तथा देखो ए इंटरसेक्शन बी बार और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसको आयताकार चित्र से बनाते हैं, रेक्टेंगल टाइप से, रेक्टेंगल प्रकार से।
और ये ए है और ये बी है। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए इनका कॉमन पोर्शन भी होगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब अपने को ये देखना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर ए है क्या। तो बी बार क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा यूनिवर्सल है, इसमें से बी को निकाल देते हैं, बी को निकाल देते हैं, इस पूरे सेट में से बी को निकाल देते हैं। तो ये जो आसमानी कलर की लाइंस हैं ये पूरी, तो ये ध्यान से देखना है, ये जो भी दर्शा रहा है वो क्या है, बी बार है आपका, बी को निकाल दिया इसमें से, तो ये बी का बार है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बी है। अब इस बी बार का कॉमन लेते हैं ए के साथ, तो ए ये है और बी बार में ये पोर्शन तो आ नहीं रहा है, तो ये जो ये वाला शेडेड पोर्शन है, अर्थात ये इतना इतना, ये जो है शेडेड पोर्शन, ये किसको व्यक्त करता है, आपके ए इंटरसेक्शन बी बार को। ऐसे चित्र भी यहाँ पे देखो आपकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। और ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये दोनों परस्पर अपरजीय और इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ध्यान से देखना है, ए होगा। तो ये दोनों परस्पर अपरजीय होगी, इनका यूनियन क्या होगा, ए होगा। तो ये दोनों घटनाएं बराबर है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी। तो पी ए बराबर क्या होगी, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो पी ए प्लस पी बी यूनियन में प्लस आ जाएगा, कॉमन पोर्शन है नहीं क्योंकि ये परस्पर अपरजीय है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अब अपने को ये ज्ञात करना है तो उसको इधर भेज देते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको अकेला रख लेते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी और बी तो स्वतंत्र है, पी ए पी बी लिख सकते हैं इसको इस स्टेप में, ये पी ए है ही। अब यहाँ से पी ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी बी, तो ये पी बी बार हो गया। तो पी ए बी बार बराबर पी ए पी बी बार, अतः ए तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब नंबर 3 में सिद्ध करना ए बार तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जिसको पी ए बार बी बार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, गुणा के चिन्ह को एंड से बोलते हैं तथा से। तो ए बार बी बार बराबर पी ए बार पी बी बार, ये सिद्ध करना है। तो इसको लेके चलते हैं हम, जिसको सिद्ध करना है। अब इसको द मॉर्गन नियम से लिख लेते हैं। द मॉर्गन नियम से इसको क्या लिखा जा सकता है, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते हैं और पूरे पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और किसी घटना घटित होने की प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ एक ही होता है, अर्थात पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी का बार बराबर 1 होगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, स्वतंत्र है तब कॉमन पोर्शन होगा। अब ये माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोल दिया हमने, माइनस पी ए माइनस पी बी और ये प्लस, ये स्वतंत्र होने के कारण पी ए पी बी लिख दिया। अब ये 1 माइनस पी ए इस कोष्टक में लिख दिया और यहाँ से पी बी कॉमन ले ली माइनस का, तो 1 माइनस पी ए आ गया अपने पास। ये ध्यान से देखना क्या आ गया, पी ए। अब 1 माइनस पी ए अब दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक बचेगा 1 माइनस पी बी, तो ये पी ए बार है, ये पी बी बार है। तो पी ए बार बी बार बराबर पी ए बार इंटू पी बी बार, अतः ए बार तथा बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं हो गई इस स्थिति में। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हो गया हमारा, तो इसको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना चाहिए आपको। अंतिम एग्जाम्पल 16 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कर रखा है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो, क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हो, तो कम से कम ए घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन आप इसको मैं मानिए ये एज ए फॉर्मूले और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना इनको। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कम से कम ए घटना घटित होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो दिया गया है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बी लिखते हैं, जिसको वो पी ए पी बी होगा। ठीक है, तो कम से कम ए घटना की घटित होने की प्रायिकता, कम से कम ए घटना की घटित होने की प्रायिकता,
तो यूनियन में जो ए यूनियन बी में एलिमेंट होता है वो या तो ए में होगा या बी में होगा, लेकिन कम से कम एक में तो जरूर होगा ना। ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट या तो ए यूनियन बी में तो होगा ही। तो ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट होते हैं, या तो ए का होगा या बी का होगा, या दोनों के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक का तो होगा ही होगा। तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, इसको पी ए यूनियन बी से लिखा जाता है, ये ध्यान देना है आपको। और ये पी ए और ये प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, इसको पी ए बी और इसको नीचे पी ए पी बी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, पी बी कॉमन आ जाएगा, तो पी बी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी ए बचा। अब 1 माइनस पी ए को पी ए बार लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पी ए बार लिख सकते हैं। तो इस पी ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं, क्योंकि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1, तो यहाँ पे 1 माइनस पी ए बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हम पी ए बार को कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, पी ए बार को कॉमन ले लिया, तो माइनस पी ए बार को कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे बचा 1 और इधर माइनस पी बी बच गया। क्या बच गया, 1 माइनस पी बी। तो यहाँ से हमने पी ए बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया और ये पी बी यहाँ पे माइनस का बच गया, तो 1 माइनस पी बी बच गया ओवरऑल। तो ये 1 माइनस पी बी को पी बी बार लिखा जा सकता है। तो कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता, ए के भी घटित नहीं होने की प्रायिकता गुणा बी के भी घटित नहीं होने की प्रायिकता। ध्यान से देखना, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक घटना जो घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता, ए के भी घटित नहीं होने की और बी के भी घटित नहीं होने की। अब इसको हम और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। इसको एग्जाम्पल 16 को हम समझ सकें, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो इसे सरल शब्दों में समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। दो घटना ए और बी से संबंधित एक गणितीय प्रश्न को हल करने से संबंधित है। जैसे मान लीजिए मैंने एक गणित का क्वेश्चन दो विद्यार्थी ए और बी को दिया, एक सवाल हल करने को दिया। दो विद्यार्थी हैं ए और बी, उनको एक गणित का सवाल हल करने को दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या प्रायिकता है कि क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो प्रश्न हल होने से तात्पर्य क्या होगा, या तो ए हल कर ले तो भी प्रश्न हल हो जाएगा, बी हल कर ले तो भी प्रश्न हो जाएगा, हल हो जाएगा, और दोनों कर ले तो भी प्रश्न हल हो जाएगा ना। यानी ए प्रश्न को हल कर ले, ठीक है, और बी प्रश्न को हल न कर पाए। अब ए के द्वारा प्रश्न को हल करना या न करना बी पर संबंधित नहीं है या निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। क्योंकि दोनों को क्वेश्चन दिया है तो उनके दोनों के माइंड अलग अलग है। ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता, हो सकता है दोनों कर जाए, हो सकता है दोनों नहीं कर जाए, हो सकता है उनमें से कोई एक कर जाए। तो अपने को प्रश्न हल करना है, और हमें पता है एक अभिप्रयोग से संबंधित सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, एक होता है। कितना है, एक होता है। अब इसमें देख लीजिए, ए प्रश्न को हल कर लेता है, इसको पी ये ए लिख दिया, तथा बी नहीं कर पाता है, या ऐसे हो सकता है या में जोड़ते हैं प्रायिकता, ए नहीं कर पाता बी कर लेता है, या दोनों ही हल कर लेते हैं ए तथा बी, या दोनों ही नहीं हल कर पाते हैं। इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ कितना होगा, एक। अब चूंकि यह स्वतंत्र घटना है, ए के प्रश्न को हल करना या न करना बी पर निर्भर नहीं करता, तो स्वतंत्र है, इसलिए अलग अलग लिखा जा सकता है। इसको भी अलग अलग लिख दिया, इसको भी अलग अलग लिख दिया, और ये पी ए बार पी बी बार लिख दिया, बराबर एक हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी प्रश्न हल हो रहा है। ए द्वारा प्रश्न हल करना पी ए लिख रहे हैं, पी द्वारा पी बी लिख रहे हैं, दोनों द्वारा हल हो रहा है। तो यहाँ तक कम से कम एक द्वारा प्रश्न हल किया जा रहा है ना, और यहाँ पे दोनों ही हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, ए के द्वारा प्रश्न हल करना, बी के द्वारा न करना, और बी के द्वारा करना, ए के द्वारा न करना, और दोनों के द्वारा करना। तो इन तीनों ही कंडीशन में प्रश्न का समाधान तो मिल रहा है ना अपने को। तो 1 माइनस यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये इधर ले जाते हैं पी ए बार पी बी बार। तो इसको लिखा जा सकता है कम से कम एक द्वारा, ए या बी में से कम एक के द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी के भी द्वारा हल न करने की प्रायिकता होती है। 1 माइनस किसी के भी द्वारा हल न करने की प्रायिकता। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यह प्रश्न के संदर्भ में है,
प्रश्न के अलावा किसी संदर्भ में भी हो सकता है। तो कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर है 1 माइनस किसी भी घटना के नए घटित होने की प्रायिकता। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है एग्जाम्पल नंबर 16। तो ये हमारे 16.2 एक्सरसाइज है, उससे पहले के सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसमें हमने ये स्वतंत्र घटनाएं और प्रायिकता गुणन नियम से संबंधित एग्जाम्पल देखे। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, जय श्री राम।